हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम देखेंगे किसके बारे में, जैव विविधता को लेकर जो भी कुछ संवैधानिक उपाय हमारे भारत सरकार द्वारा किए गए हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे। और उसके बाद हम जो भी सम्मेलन हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको देखेंगे। और उसके बाद जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैव विविधता या पर्यावरण को लेकर बनाए गए हैं, हम उन पे आज विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो है हमारा वो संवैधानिक उपाय जो कि पर्यावरण या जैव विविधता को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा लिए गए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि जो पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें चार हैं वो कहाँ पर हैं, भाग 4 पे। भाग 4 में हम क्या पढ़ते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, या इनके नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। तो भाग 4 के अंतर्गत एक अनुच्छेद आता है 48 का। ठीक है, जिसमें क्या लिखा गया है कि सभी राज्य का प्रयास होगा। राज्य मतलब जो भी हमारे केंद्र सरकार, राज्य की डेफिनेशन जो है दी हुई है संविधान में, उसके हिसाब से लिया गया है। ठीक है, तो राज्य का प्रयास होगा कि वह पर्यावरण की रक्षा और पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए। ठीक है, और जो भी हमारे वन्य जीव हैं उनको संरक्षण प्रदान करे और वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करे। ठीक है, तो भाग 4 पे क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। उसी के अंतर्गत एक अनुच्छेद आता है 48 का। उसमें यह दिया गया है कि राज्य का प्रयास होगा कि वह पर्यावरण की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए और जो भी हमारे जैव संरक्षण है, जैव जीवों का या वन्य जीवों को संरक्षण है, उनके लिए आवश्यक कदम उठाए और उनको संरक्षण प्रदान करे। ठीक है, इतना हो गया। आगे हम देखिए एक अनुच्छेद और आता है, अनुच्छेद 51 का। ठीक है, यह हमारे मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया है, प्रत्येक नागरिक को जंगल, झील, नदी व वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, ठीक है, व सुधार करना चाहिए। सुधार करना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 48 का में राज्य के लिए बोला गया है, ठीक है, देश के लिए बोला गया है कि वह पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेगी, पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करेगी तथा जो भी वन्य जीव हमारे होंगे उनके संरक्षण के लिए कार्य करेगी। अनुच्छेद 51 का क्या कहता है कि जो भी नागरिक हैं उनको जंगल, झील, नदी व वन्य जीवों सहित जो भी हमारे प्राकृतिक पर्यावरण होंगे उनके संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए, उनके सुधार के लिए कार्य करना चाहिए। 2 चीजें हो गई, 3 चीजें हमने इसमें देखी। किसके अंतर्गत है, तो यह राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत 2 अनुच्छेद देखे हमने, 48 का और 51 का। 48 में राज्य के लिए बोला गया है और 51 का में बोला गया है नागरिकों के लिए। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए हम आगे देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमारा ये वन है वो किस में आते हैं, समवर्ती सूची में। तो 1976 में, पहले ये क्या थे, 1976 के पहले
यह राज्य सूची में शामिल थे। ठीक है, मतलब इनके जो भी संरक्षण का कार्य था वो कौन देखता था, सिर्फ राज्य देख सकते थे, उसमें केंद्र का कुछ भी किसी भी तरीके से इंटरवेंशन नहीं होता था। लेकिन 1976 के बाद 1976 के पहले जब यह देखा गया कि राज्य सरकारें इतने ठोस कदम नहीं उठा रही हैं, तो इसे क्या किया गया, एक संविधान में संशोधन लाया गया। ठीक है, 1976 में, और वनों को किस में रख दिया गया, समवर्ती सूची में। इतना ही याद रखिएगा, वन किस में आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं। मतलब इसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकारें अपना फैसला ले सकती हैं। ठीक है, इसमें दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों जो है वो काम कर सकती हैं। एक है वन संरक्षण, ये जोड़ा किससे गया था, तो 42वें संविधान संशोधन से। किसके तहत, समवर्ती सूची के तहत लाया गया, तो 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है, अब वन संरक्षण अधिनियम 1980 के माध्यम से, ठीक है, केंद्र सरकार जो है वो जितने भी राज्य सरकार होती हैं, ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के यह भी जितने भी राज्य सरकार के अंतर्गत वन आते हैं, राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले वनों पर नियंत्रण रखती हैं। ठीक है, यह निगरानी रखने का कार्य करती हैं। तो वो कौन सा अधिनियम है जिससे केंद्र सरकार राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले जितने भी वन हैं उन पे निगरानी रखने का कार्य करती हैं, तो वह है वन संरक्षण अधिनियम 1980। 1988 में इसमें एक संविधान संशोधन किया गया और इसमें जुर्माना लगा दिया गया। अगर कोई भी सरकार काम नहीं करती है वनों के संरक्षण के लिए, तो इसमें क्या होगा, राज्य सरकारों को जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा है, वो वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। इतना समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। डायरेक्ट कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वन संविधान की किस सूची में आते हैं। याद रखिएगा आप लोग अच्छे से कि समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय वन नीति। नाइनटीन 1988 पे इसमें संविधान संशोधन किया गया था। सबसे पहले जो राष्ट्रीय वन नीति है वो लाई गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति की शुरुआत कब से हुई, यह सबसे पहले कब लाई गई, की शुरुआत हुई कब, 1894 से। ठीक है, 1894 से। फिर इसमें 1952 में एक बार संशोधन किया गया, फिर 1988 में एक बार संशोधन किया गया, और इसे अभी हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय वन नीति 1988 ही बोलते हैं। ठीक है, अगला एक और इंपॉर्टेंट अधिनियम है, याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कब लाया गया, 2002 में, 1972 में। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि किसी भी वन्य जीव का शिकार करना एक दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, किसी वन्य जीव का शिकार करना दंडनीय अपराध है। इसमें कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। ठीक है, सहतूत, आप सहतूत के पेड़ नहीं विकसित कर सकते, वह इसके पहले के होने चाहिए, ऐसा आपको
अपना घोषणा पत्र देना होगा, ठीक है। अगर आपके पास है ऐसा कुछ तो वह 1972 के पहले का होना चाहिए था, ठीक है। बारहसिंगा की सींग, बारहसिंगा की सींग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके साथ ही हाथी दांत और मोरपंख, मोरपंख आप रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि वो प्रकृति रूप से ही गिरना चाहिए। उसे आपने मोरों को मार के नहीं प्राप्त किया हो, बल्कि वह जब प्राकृतिक रूप से गिरता है तभी आपने उसे प्राप्त किया हो, ठीक है। तो किन किन चीजों पर? सहतूत पे, बारहसिंगा की सींग पर और हाथी दांत और मोरपंख पर इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन मोरपंख को आप रख सकते हैं तब, या उससे संबंधित कोई भी व्यापार भी आप कर सकते हैं, लेकिन तब जब वह प्राकृतिक रूप से आपको प्राप्त हुआ हो, ना कि आपने मोरों को मार के प्राप्त किया हो, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। अब एक है जैव विविधता विधेयक, ठीक है, 2000 में आया। इसके प्रमुख तत्व जो भी हैं हम देख लेते हैं। जैव विविधता विधेयक के अंतर्गत ऐसे उपायों को समझाया गया जिससे कि वन्य प्राणी संरक्षण और वन्य जीवों की जो हमारी जैव विविधता है उसके संरक्षण के लिए उपाय किए जा सकें, ठीक है। जो भी हमारी प्रजातियां हैं उनका संरक्षण किया जा सके और जो भी हमारे वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के लिए उपाय इसमें बताए गए, ठीक है। तो लिखिए, इस विधेयक में ऐसे उपायों को सुझाया गया जो जैव या पादप प्रजातियों के वास स्थान या खुद जो प्रजातियों का संरक्षण है, ठीक है, या प्रजातियों का संरक्षण कर सके। ठीक है, तो मेन यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैव विविधता विधेयक जो है वो कब लाया गया? तो 2000 में लाया गया। अगला एक और इंपॉर्टेंट बचा हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। अगला है हमारा जैव विविधता अधिनियम। विधेयक याद रखिएगा 2000 में लाया गया है और जो अधिनियम है वो 2002 में लाया गया है, ठीक है। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? जैव विविधता का संरक्षण करना। ठीक है, तो जितने भी हमारे संवैधानिक नियम हैं, जो कि वैधानिक उपाय, संवैधानिक उपाय हमने अपनाए हैं अपने हमारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए, वो एक एक करके हमने सारे देख लिए हैं। अब आगे हम देखते हैं जितने भी महत्वपूर्ण संगठन हैं, ठीक है, या जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं इनसे लेके उनको हम देख लेते हैं। तो अभी हम देखेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट सम्मेलन हुए हैं पर्यावरण या जैव विविधता को लेके, उन सबको हम एक बार में देख लेंगे, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस ईयर के दोनों क्वेश्चंस देखे हैं तो इतना डीप में नहीं पूछा गया है, बट फिर भी मैंने सारी चीज़ें, जितने भी सम्मेलन मोस्ट मुझे मिले हैं, मैंने सबको करवा दिया है, ठीक है। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक बार इनको बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं हम स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है। ये स्वीडन में किया गया था। कब किया गया था? 1972 में। ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं कि कब किया गया था, ठीक है। क्या था इसमें इम्पोर्टेंट क्या था? तो इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो भी पर्यावरण सम्मेलन होते हैं उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। इसमें यूएनईपी की स्थापना हुई थी। इसी से
5 जून को पर्यावरण, इसी सम्मेलन से 5 जून को पर्यावरण दिवस जो है मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। ठीक है, तो क्या हो गया, स्टॉकहोम सम्मेलन में हमने कितनी चीजें देखी। स्वीडन में हुआ, 1972 में हुआ, इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यूएनईपी की स्थापना हुई और 5 जून को पर्यावरण दिवस जो है मनाने की परंपरा इसी सम्मेलन के साथ शुरू हुई। ठीक है, अगला देखते हैं हेलसिंकी सम्मेलन, यह फिनलैंड में हुआ था। कब हुआ था, 1974 में। इसमें समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो है वो विशेष प्रावधान बनाए गए थे। एक्चुअली समुद्रों में क्या था कि जो वहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे समुद्रों का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी वजह से वहाँ के जो रह रहे हैं, वहाँ के जो जलीय जीव हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए पहली बार समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए थे। किसमें उठाए गए थे, वो हेलसिंकी सम्मेलन के दौरान उठाए गए थे। ठीक है, इसके बाद आता है लंदन सम्मेलन, 1975 में हुआ था। इसमें जो भी समुद्रों में कचरा है उसके निस्तारण के लिए जो है नियम बनाए गए थे, उसके लिए स्टेप्स उठाए गए थे। ठीक है, आगे देखिए मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में हुआ था। कब हुआ था, 1987 में। यहीं से ओजोन परत के संरक्षण हेतु कार्य किए गए थे, स्टेप उठाए गए थे। ठीक है, कुछ नियम बनाए गए थे जिससे कि ओजोन परत का संरक्षण किया जा सके। यह पहली बार था जबकि ओजोन परत के लिए संरक्षण के लिए कुछ काम किया गया था। इसके पहले एक सम्मेलन हुआ था जो कि नीचे लिखा हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे इसके बाद। 16 सितंबर को यहीं से ओजोन दिवस मनाने की जो परंपरा है वो स्टार्ट हुई। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन किससे रिलेटेड है, ओजोन परत से रिलेटेड है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहाँ हुआ, कनाडा में हुआ। कब हुआ, 1987 में हुआ था। कब, किस सम्मेलन के बाद से ओजोन दिवस मनाने की परंपरा जो है वो शुरू हुई, तो आप याद रखिएगा मॉन्ट्रियल सम्मेलन से। ठीक है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन किससे रिलेटेड है, ओजोन परत से। इतना हुआ। इसके पहले जो ओजोन परत से रिलेटेड जो था वो था वियना सम्मेलन, ऑस्ट्रिया में हुआ था 1985 में। ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है वो प्रतिक्रिया की गई थी, प्रतिस्थापना की गई थी। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहली बार कोई स्टेप उठाया गया था वियना सम्मेलन में, और इसको स्वरूप यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे प्लानिंग की गई। तो हेलसिंकी सम्मेलन में इसे एक स्वरूप दे दिया गया, इसके लिए कुछ नियम बना दिए गए। ठीक है, फिर आता है हमारा रियो सम्मेलन, ब्राजील, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रियो सम्मेलन किसे हुआ, ब्राजील में। इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। कब हुआ, 1992 पे हुआ। इसमें सतत विकास हेतु एजेंडा 21 लाया गया। अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एजेंडा 21 किसके तहत लाया गया था, तो रियो सम्मेलन, ब्राजील सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन 1992 के द्वारा। ठीक है, इसमें संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना की गई। दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी। सातवां लिखिए न्यूयॉर्क सम्मेलन, यह 1997 में हुआ। इसमें एजेंडा 21 को लागू करने संबंधी कार्यक्रम पर आम सहमति बनी। एजेंडा 21 प्रस्तावित किसमें किया गया, रियो सम्मेलन में। और एजेंडा 21 को लागू करने के लिए जो आम सहमति बनी वो किसमें बनी, न्यूयॉर्क सम्मेलन में। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल या पृथ्वी +5 सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 में। इसमें 5 साल जोड़ दिए गए, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ वो पृथ्वी +5 सम्मेलन। ठीक है, 1997। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करके भूमंडलीय ताप, जो हमारा ग्रीन हाउस गैसों की वजह से जो हमारा भूमंडलीय तापमान है वो बढ़ रहा है, उसी को कम करने के लिए यहाँ पर स्टेप्स जो है वो लिए गए। सिएटल सम्मेलन, यह 1999 में हुआ। विश्व व्यापार को पर्यावरणीय व सामाजिक दायरे की नीतियों में लाना था। जो भी हमारे व्यापारिक संगठन हैं उनके ध्यान में ये चीज़ लानी थी कि आपको जो भी कार्य करने हैं उसमें पर्यावरण और सामाजिक दायरे को आपको देखना होगा। आप किसी भी हालत में इन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आता है माल्मो घोषणा पत्र, 2000 में लाया गया। इसमें क्या किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण की भूमिका पर निजी क्षेत्र की उत्तरदायित्व को समझाया गया। जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, उनको पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या मेजरमेंट होने चाहिए, उनके लिए वो किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रख सकते हैं, इन सब चीज़ों की व्याख्या कहाँ पे की गई, माल्मो घोषणा पत्र में। यह कब हुआ, 2000 में। ठीक है, इसमें आप ये इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल सम्मेलन इंपॉर्टेंट है इसे याद रखिएगा। ठीक है, और स्टॉकहोम सम्मेलन या इंपॉर्टेंट है इसे याद रखिएगा। याद तो सबको ही रखना है। ठीक है, सबको आपको याद रखना है, लेकिन फिर भी इतने को आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है।
आगे देखिए, जोहान्सबर्ग रियो +10 पृथ्वी +10 सम्मेलन इसे बोला जाता है। ये आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2002 में, ठीक है। ऐसे ही आया था कि रियो +10 जो है सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में 2002 में हुआ था। ये इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। दूसरा कब हुआ? रियो +10, इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। इसमें भी सतत विकास पर विशेष बल दिया गया और विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की गई, ठीक है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कौन कौन से? इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, सतत विकास पर विशेष बल दिया गया, विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की गई, ठीक है। फिर एक और स्टॉकहोम सम्मेलन होता है 2004 में। इसमें जो भी खतरनाक कीटनाशक थे और औद्योगिक प्रदूषक थे उन पे क्या किया गया? बैन लगा दिया गया। आपको पता है कुछ ऐसे खतरनाक कीटनाशक हैं जिनको खा करके हमारे कुछ जीव हैं या कुछ पक्षी हैं जो कि विलुप्त हुए जा रहे हैं। इसलिए क्या किया गया? 12 खतरनाक जो कीटनाशक थे एवं औद्योगिक प्रदूषक थे उन पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया। नुसा दुआ सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ 2007, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नुसा दुआ सम्मेलन किससे रिलेटेड है, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक है। कौन सम्मेलन मैक्सिको में हुआ, कब हुआ? 2010 में। इसमें $100 अरब से ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई। आगे है, इसमें ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रियो +20 कहाँ हुआ? ब्राजील में हुआ। कब हुआ? 2012 में हुआ। इसमें एक मसौदा लाया गया जिसे बोलते हैं द फ्यूचर वी वांट, मतलब हमें कैसा भविष्य चाहिए। इस पे कुछ नियम बनाए गए, इसमें कुछ स्टेप्स लिए गए। तो ये मसौदा किस में बनाया गया? द फ्यूचर वी वांट मसौदा बनाया गया रियो +20 में। कहाँ हुआ? ब्राज़ील में। कब हुआ? 2012 में, ठीक है। इसमें हरित व्यवस्था पर बल दिया गया। जीरो हंगर चैलेंज इसी में लिया गया, ठीक है। जीरो हंगर चैलेंज किससे रिलेटेड है? तो रियो +20 से रिलेटेड है और हरित व्यवस्था पर इसमें बल दिया गया था। अगला है हमारा ग्रीन एशिया चीन या हिंग दाओ सम्मेलन 2004 में हुआ था, एशिया के पर्यावरण की रक्षा के लिए, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। और ये वाला 17 और 18 दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। नगोया प्रोटोकॉल अक्टूबर 2010 में इसे अंतिम रूप दिया गया था। यह जो जैव विविधता की संधि है उसकी पूरक संधि कहलाती है, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग समझौता, ABS समझौता भी इसे बोला जाता है, ठीक है। अगला है कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, कोलंबिया में हुआ था 29 जनवरी 2006। इसमें टोटल अभी तक 157 देश हैं। भारत ने इस पे 17 जनवरी 2003 को अपने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। और जब ये बना था 2000 में तो इसमें 143 कंट्रीज ने जो है वो साइन किए थे। अभी इसमें टोटल 157 देश है, ठीक है। इतने सारे जो हमारे पर्यावरणीय सम्मेलन थे उनको हमने देखा। इसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट है वो आप स्टॉकहोम याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल समझौता याद रखिएगा, रियो समझौता याद रखिएगा, रियो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल याद रखिएगा। फिर ये याद रखिएगा जोहान्सबर्ग रियो +10 शिखर सम्मेलन, नुसा दुआ सम्मेलन इंडोनेशिया ये आ चुका है, इसको याद रखिएगा। कानकुन सम्मेलन भी आ चुका है, इसको याद रखिएगा। रियो +20 ब्राजील का सम्मेलन याद रखिएगा। नगोया प्रोटोकॉल और कार्टाजेना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों इतने आपको याद ही रखने हैं, बाकी याद सारे करने हैं, ठीक है। तो एक बार में हमने सारा देख लिया। अब ऐसे का ऐसा ही नोट्स बनाइएगा, मैं हो सकेगा तो इसकी PDF अपलोड करवा दूंगी, ठीक है। तो ऐसे का ऐसा ही आपको इसे याद कर लेना है, ठीक है। देखते हैं हम आगे चल के कुछ प्रमुख संगठनों के बारे में।